आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मार्श गैस? इट इज़ मीथेन। एक्चुअली मार्श गैस मीथेन को क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी इसका लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो गैस होती है ना, ये मार्शी लैंड में से ज़्यादा निकलती है। मार्शी लैंड होती है, मार्श का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ वेटलैंड। मार्श इज़ अ टाइप ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड वो जगह होती है जहाँ पर ज़मीन और पानी मिलते हैं और हमेशा वो होता है ना, दल दल कीचड़ वाली जगह बनाते हैं, तो उसे मर्शी लैंड कहते हैं और या वेटलैंड कहते हैं। यहाँ पे ये जो गैस है ये बहुत ज़्यादा निकलती है। कीचड़ है, दलदल है, तो गैस सड़ी गली चीज़ें ज़्यादा होंगी ना, तो वो गैस मीथेन गैस निकलती है, इसलिए इसका नाम मर्शी गैस है या मार्श गैस है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन चारकोल, सल्फर एंड मैग्नीशियम बर्न इन द एयर? Whenever a metal or a non-metal react with oxygen, they form their oxides, right? These oxides are different in nature. Whenever any metal react with the oxygen, they form the oxides, basic oxides, okay? And non-metals react with oxygen, they form acidic oxide. ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेटल ऑक्साइड react with metal oxides are basic and non-metal oxides are acidic in nature. Okay, why phosphorus is kept in water? Phosphorus is also non-metal. Phosphorus is a very reactive non-metal. It is a toxic. It's both allotropic forms, white and red phosphorus, are reactive so that they are kept in water. If it is exposed to air, it catches fire because it starts auto ignite, right? So it says that phosphorus जो होता है ना, वो क्या होता है, इसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। होता ये फॉस्फोरस ही है, लेकिन इसके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट होता है ना, है तो वो कार्बन ही, उसके फॉर्म्स अलग हैं, उसके रूप अलग हैं, है ना, तो बने तो वो कार्बन से ही है ना। ऐसे ही फास्फोरस जो है वो रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस होता है। इसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, दोनों ही रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, पानी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये देखिएगा वाइट फास्फोरस कितना एक्सप्लोसिव होता है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको पानी में रखा जाता है, पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। जबकि सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, वो भी इसी तरीके से फायर कैच कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो पानी से भी रिएक्शन कर जाता है। तो उसको पानी में नहीं डालना जाता, सोडियम को उसको कैरोसिन में डाला जाता है, ठीक है। और फास्फोरस को पानी के अंदर रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, मैं आपको एक बार बताऊँ। फास्फोरस का सिंबल P होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो होता है P4, ठीक है। P कभी नहीं होता, P4 होता है। ये पॉलीएटॉमिक है, एक तरीके से देखा जाए तो पॉलीएटॉमिक नॉन मेटल है। इसमें 4 हैं और सल्फ़र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ़र को हम ऐसे करते हैं, बट इसका जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो S8 होता है। सल्फर जो होता है वो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P जो होता है P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम सम एनिमल्स विच हाइबरनेट और लॉन्ग स्लीप देमसेल्व्स। हाइबरनेट का मीनिंग तो शायद पता होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। एक तरीके से लॉन्ग स्लीप इसको कहते हैं। लॉन्ग स्लीप मतलब कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढों में चले जाते हैं और वहाँ पर ये क्या हाइबरनेट करते हैं। और इस समय क्या होता है ना, हाइबरनेट क्यों करते हैं, बिकॉज हाइबरनेशन हेल्प देम टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव इन द विंटर। अगर ये बाहर रहेंगे ना ठंड में, तो इनकी बॉडी क्या होगी, ठंड से ये मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इनको हाइबरनेट होना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। और इनकी एनर्जी भी इसमें क्या रहती है, हाइबरनेशन में सेफ रहती है। और ये बहुत लंबे टाइम तक, महीनों महीनों बिना खाना खाए वहाँ पे ज़िंदा रह जाते हैं। इस समय ड्यूरिंग हाइबरनेशन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन and even heartbeat and the breathing also slows down, my friends. It is very important.
तो अच्छा, ये हाइबरनेट क्यों होते हैं? हम क्यों नहीं हो रहे हैं हाइबरनेट? क्या रीज़न है हमारे हाइबरनेट नहीं होने का? देखो, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों में हम एडजस्ट कर सकते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, इनका ये क्या करते हैं, ये गर्मियों में तो सरवाइव कर जाते हैं लेकिन ये ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हाइबरनेट हो जाते हैं। और ये एनिमल्स हैं बैट, देखिएगा, स्क्वेरल, बैट, हेजहॉग, टोड एंड फ्रॉग, टॉर्टोइज। अच्छा, टोड और फ्रॉग में क्या डिफरेंस है? फ्रॉग और टोड में क्या डिफरेंस है? टोड का पिक्चर तो मैंने लगाया हुआ है, देखिए, रफ स्किन एकदम, है ना। और फ्रॉग जो होता है, इट इज़ ग्रीन एंड इट्स स्किन इज़ वेरी स्मूथ. It is green in color and its skin is very smooth, while the toad is very, rough, right? So come to the next question. During cold weather, the water near the bottom of the pond is slightly warmer than the water near the top. पानी अंदर की तरफ क्या होता है, गर्म होता है, और बाहर की तरफ ठंडा होता है। जो सरफेस हम देखते हैं पानी का वो ठंडा होता है। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो if the temperature of the atmosphere drops down, then it will definitely affect the top layer of the water. But if the temperature of the atmosphere is high, then the water, the top of the water will also warm, right? So this is the reason. What happens when metals are heated? Metals are hard, solids. So whenever we supply heat to the solid, liquid and gases, that time their particles starts motion because they get energy. So whenever they get energy, they will start vibration, and during vibration their shape will definitely little bit increased. So we can say metal will expand. हीट मिलने पे क्या होगा, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी. एनर्जी मिल क्यों रही है? क्योंकि हम हीट दे रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उस हीट से पार्टिकल्स की, और उनमें वाइब्रेशन पैदा होंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपैंड हो जाएगा तो वो क्या होगा, देखिए पिक्चर में पता लग रहा है आपको. एक्सपेंड, फर्स्ट पिक्चर में देखिए, ये गर्म, ये जो है ना ये गर्म बॉल थी, यानी कि एक्सपेंडेड बॉल थी, तो ये इस रिंग से नीचे नहीं निकल पाया. लेकिन इधर देखिए, ये इसको कूल कर दिया, तो ये आराम से इस रिंग से निकल गया. इसका मतलब है कि ठंड होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, और गर्म करने पर वो एक्सपेंड हो गई थी, इसलिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंसेक्ट्स हैव हाउ मेनी लेग्स? कितने लेग्स होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चन भी बने हुए हैं. देखिए, इंसेक्ट्स हैव हाउ मेनी लेग्स? जनरली इंसेक्ट्स हैव 6 legs, और वी कैन से 3 pairs. जनरली ज़्यादातर इंसेक्ट्स में 6 legs या 3 pairs होते हैं. बट स्पाइडर, ये देखिए मैंने डायग्राम लगा हुआ है, स्पाइडर, टिक्स, और जो होता है ना स्पाइडर और टिक्स, इसमें 8 legs होते हैं. ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पेयर कितने होते हैं? 8 legs हैं तो 4 पेयर हो गए. इसके अलावा कैटरपिलर में भी पूछा जाता है. कैटरपिलर में 16 legs होते हैं, देखिएगा 16 legs, 4 इस साइड, 8 इस साइड, 8 उस साइड. ठीक है, तो 16 legs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मैनी विंग्स इंसेक्ट्स हैव? कितने विंग्स होते हैं? जनरली तो दे हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग. अब 1 किस में होता है, 2 किस में होता है? देखिएगा, इंसेक्ट्स है 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स, जनरली 1 or 2 होते हैं. ठीक है, हाउस फ्लाई में 2 विंग्स हैं, देखिएगा 1 and 2, तो 1 पेयर हो गया. ड्रैगन में देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से नाम लेके पूछा जाता है कितने पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. ड्रैगन में 4 है, देखिए 2 पेयर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी फीमेल बी कैन बी इन दी हाइव? एक हाइव में
मधुमक्खी के छत्ते में कितनी फीमेल्स होती हैं? सिर्फ वन। एंड कितने फीमेल्स होते हैं? फ्यू नंबर ऑफ फीमेल्स, फ्यू females means very less number of males, sorry, female is only one and very less number of males are there in the hive. फिर तो जो इतनी भीड़ मधुमक्खियों की होती है वो क्या है? वो सारे जो होते हैं ना वो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं। इसमें से जो फीमेल भी होती है वो सबसे बड़ी होती है, वो अलग से पहचान में आ जाती है, वो सबसे बड़ी होती है। जो मेल होते हैं उनको ड्रोन्स बोला जाता है, और बाकी जो होते हैं जो नेक्टर सक करने के लिए जाते हैं और पूरा दिन काम करते हैं वो वर्कर्स होते हैं, ठीक है। और वो लुक आफ्टर कौन करता है? वर्कर बीज ही करते हैं, ठीक है। बेबीज़ की जो केयर करनी होती है वो भी ये वर्कर कीज ही करते हैं। उसके अलावा जो नेक्टर सक करते हैं, नेक्टर इधर तो जाके जो फ्लावर्स में से जो स्वीट जूस निकाल के लाते हैं, नेक्टर कहते हैं जिसे, वो भी कौन निकाल के? वर्कर्स निकाल के लाते हैं, ठीक है। शुगरी रिच लिक्विड होता है ये। और ये जो होते हैं ना, जैसे अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वर्कर्स घूमने जाते हैं, तो इनको जब नेक्टर मिलता है कहीं, सपोज़ एक वर्कर को बहुत बड़ा खेत मिल गया जहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो ये दूसरे वर्कर्स को अपने पास कैसे बुलाएगी? क्या ये बोल पाते हैं? इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज क्या होती है? ये एक काइंड का डांस करते हैं जिसे वैगल डांस कहते हैं। 8 के शेप में एक वैगल डांस करते हुए ये आता है और अपने दूसरे मधुमक्खियों को अपने साथ बुला के ले जाता है, तो वो दूसरी मधुमक्खियाँ समझ जाती हैं कि इसको नेक्टर मिल गया है, ठीक है। तो ये इनका प्रोसेस होता है नेक्टर ढूंढने का, फिर उसे इकट्ठा करने का, फिर साथियों को बुलाने का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फैथोमीटर एंड हाइग्रोमीटर? फैथोमीटर जो होता है वो तो डेप्थ ऑफ द ओशन मेज़र करने काम में आता है कितना गहरा है। लेकिन जो हाइग्रोमीटर है ना, दैट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एयर। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फैथोमीटर and this is the diagram of hygrometer. Clear? Environment is made up of which component? हमारा environment किस किस चीज़ से बना हुआ है? बहुत important, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है, बायो वर्ड से क्लियर है, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं ना वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक चीज़ें क्या हो गई? जैसे पानी, सॉयल, माउंटेन्स, एयर, ये सब चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। और फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या होते हैं? फिजियोग्राफिक फैक्टर का मतलब होता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट, where does the main organ in human body is for balance is situated? हमारी बॉडी का बैलेंस जिस ऑर्गन से होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो हमारे इनर पार्ट ऑफ द ईयर है। इसको एंडोलिम्फ भी कहते हैं। ये जो लिक्विड होता है ना, लिम्फ लिक्विड के लिए यूज़ होता है। तो ये अंदर एक तरह का लिक्विड होता है जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, राइट। तो ये इनर पार्ट ऑफ द ईयर में, हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं ना, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो इनर ईयर में ये प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कल फिर आती हूँ कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।